हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवधारणा निर्माण में पंचपदी क्या है, पंचपदी का क्या प्रयोग है। तो चैप्टर 5 जो है अवधारणा निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पिछली 2-3 क्लास में हमने अवधारणा निर्माण क्या है या अवधारणा निर्माण को कैसे सुगम बनाया जाए, इसमें ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो बात होगी वो होगी अवधारणा निर्माण में पंचपदी क्या है। ये हर्बर्ट एक मनोवैज्ञानिक थे, हर्बर्ट JF हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स बताए थे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के, 5 स्टेप। तो उसी को हम पंचपदी सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। तो पंचपदी का क्या अर्थ है, इसके जो हर्बर्ट के जो सिद्धांत के शिक्षण सिद्धांत के 5 स्टेप हैं वो क्या है, और पंचपदी के द्वारा अवधारणा निर्माण के उदाहरण भी हम देखेंगे, कैसे जो है पंचपदी के द्वारा अवधारणा का निर्माण किया जाता है। फिर बात करेंगे पंचपदी का शैक्षिक महत्व क्या है और इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी और क्या सीमाएं हैं। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पंचपदी, यानी जिसे मैं कहूं हर्बर्ट की शिक्षण विधि। हर्बर्ट का जो शिक्षण सिद्धांत है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हर्बर्ट का शिक्षण सिद्धांत। तो हर्बर्ट ने जो शिक्षण सिद्धांत दिया उसे ही पंचपदी सिद्धांत कहते हैं। हर्बर्ट यानी जॉन एफ या जोहान फ्रेडरिच हर्बर्ट, JF हर्बर्ट, ये हैं। इन्होंने पंचपदी शिक्षण विधि दी जिसमें 5 चरणों पर आधारित एक व्यवस्था बताई जो शिक्षण की एक प्रक्रिया है। इसमें 5 चरण क्या है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। आगे इन पर विस्तार से बात करेंगे पांचों चरणों पर। तो ये 5 स्टेप जो है किसी भी लेसन प्लान को प्लान करते समय कंप्लीट होने चाहिए, तभी एक लेसन प्लान जो है एक बेहतर लेसन प्लान माना जाता है और विद्यार्थियों के लिए वो सफल हो पाता है। तो जिसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों में स्पष्ट और स्थायी अवधारणा का निर्माण करना। तो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में वो सही ढंग से डेवलप हो, इसके लिए किसी भी लेसन प्लान को 5 स्टेप्स में बनाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? हर्बर्ट ने कहा था। तो लेसन प्लान के कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप होंगे। ठीक है, तो ये हर्बर्ट की विधि थी जिसमें शिक्षण को क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी भी टॉपिक को इन 5 पॉइंट्स के द्वारा, इन 5 स्टेप के द्वारा डिजाइन किया जाता है और फिर उसी हिसाब से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो पंचपदी के माध्यम से विद्यार्थी केवल तथ्यों को याद नहीं करते बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन में लागू भी करना सीखते हैं, क्योंकि ये जो है वो प्रिपरेशन से लेके एप्लीकेशन तक जाता है। इसमें देखो 5 स्टेप में पहला स्टेप जहां पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तो लास्ट स्टेप अनुप्रयोग से जोड़ता है, एप्लीकेशन से। तो ये 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? उद्दीपन, जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। इसमें बच्चे से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो अपने पूर्व ज्ञान को याद कर पाते हैं और फिर नई अवधारणा का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, जिसमें टीचर अपने नए टॉपिक को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ होता है प्रेजेंटेशन। फिर वो बच्चों को उस टॉपिक की अन्य जुड़ते हुए टॉपिक से तुलना और विश्लेषण करना बताता है या सिखाता है और बच्चों से प्रश्न भी पूछता है ताकि वो अन्य चीजों से उसकी तुलना और विश्लेषण कर सकें। उसके बाद एक सामान्य सी एक परिभाषा की डेवलपमेंट की जाती है, यानी जो सीखा है उसे किसी एक परिभाषा या निष्कर्ष के रूप में बच्चे याद रख पाए। तो इसी को बोलते हैं सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन। तो ये चौथा स्टेप होता है जनरलाइजेशन। उसके बाद आता है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, और फिर उसको बच्चे जीवन में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं या किस किस समस्या के समाधान में उसको प्रयोग कर सकते हैं, ये खुद से प्रयोग करके या किसी प्रश्न के द्वारा उसको अप्लाई करके सीखते हैं। तो पहले स्टेप को अगर हम देखें तो ये कैसे काम करता है, प्रिपरेशन वाला स्टेप। इसमें शिक्षक जो है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत करता है, यानी उन्हें याद दिलाता है कि वो क्या जानते हैं। और ऐसा वो कैसे करेगा? कुछ प्रश्न पूछ करके, प्रश्न द्वारा। इस प्रश्न पूछने से क्या होगा? उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, साथ ही जो पूर्व के अनुभव है वो सक्रिय हो जाएंगे। इससे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें रुचि भी उत्पन्न होगी। क्लियर है? तो उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हमें जल का वाष्पीकरण ये टॉपिक पढ़ाना है तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं क्या आपने कभी पानी की कमी महसूस की है, या फिर पूछें क्या आपने देखा है कि गीले कपड़े कुछ समय बाद सूख जाते हैं, क्यों, और फिर बरसात के बाद सड़कों का पानी कहाँ चला जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछने से क्या हुआ? बच्चे कुछ ना कुछ जवाब जरूर देंगे। जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी और वो अपने अनुभवों को याद कर पाएंगे और इससे वो टॉपिक के साथ रुचिपूर्ण तरीके से जुड़ पाएंगे। आगे देखें,
अब आया जब बच्चों ने प्रश्नों के जवाब दे दिए तो टीचर का काम यहाँ से शुरू होता है कि वो उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करे, जिसमें कि नया ज्ञान व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो जो चीजें सिखानी है उन्हें प्रेजेंट किया जाए। अब कैसे प्रेजेंट करें? कुछ उदाहरण के द्वारा, चार्ट के द्वारा, चित्र के द्वारा, मॉडल के द्वारा टीचर उन चीजों को प्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है? तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम सिखा रहे हैं उसमें हमें सरल से जटिल की ओर बढ़ना है। कहाँ, कैसे? सरल से जटिल की ओर। ये नियम होता है सिखाने का, एक शिक्षण सिद्धांत है, सरल से जटिल की ओर सिखाना है। उसके बाद अब शिक्षक कह सकता है कि एक कटोरी में पानी लेकर के उसे धूप में रख दो और कुछ समय बाद जाके देखोगे तो पानी की मात्रा कुछ कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया, बच्चों ने अपने ही अनुभव का एक प्रयोग भी कर लिया और फिर बताया कि जब पानी को गर्मी मिलती है तो वो धीरे धीरे वाष्प में यानी भाप में बदल जाता है। तो जब ये बताया जाएगा तो अब बच्चे उस प्रयोग को देख करके इसकी अवधारणा को सीख रहे हैं। यानी जल का तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण है। और ऐसा कथन यहाँ पर शिक्षक देता है तो उसने अनुभव को किससे जोड़ दिया? ज्ञान से जोड़ दिया। तो नए ज्ञान को व्यवस्थित रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर क्या किया, एक मॉडल का प्रयोग किया, या हम कहें कि एक जीवंत उदाहरण दिया जिसमें कटोरी में पानी को बाहर रख दिया और उसके बाद उससे अवधारणा को जोड़ दिया। तो जो सिखाना था वो भी सिखा दिया और प्रयोग भी करा दिया। अब तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे या विश्लेषण कैसे करेंगे? तीसरे स्टेप में तो जो नई जानकारी है और बच्चे पहले से जो जानते हैं उससे जोड़ना है। अब बच्चा कह सकता है कि भाप तो जब भी बनती है जब पानी को गर्म करते हैं और पानी उबलने भी लगता है, तो वो भी भाप बनती है। तो जब बॉइलिंग करते हैं और इवेपोरेशन में क्या अंतर है? धूप में पानी रखा तो पानी उड़ गया, कपड़े सूख गए धूप में, तो वहां तो कोई आग नहीं लगी थी। पर जब हम बर्तन को आग पर जब पानी का बर्तन रखते हैं तब भी भाप बनती है। तो बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में यानी उबालने में यहाँ क्या हो रहा है, हम उबाल रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो इनमें अंतर क्या है? अब ये बच्चे को स्पष्ट करना होगा क्योंकि तार्किक प्रश्न आया, या फिर आप खुद से ऐसा प्रश्न पूछें ताकि बच्चा दोनों चीजों की तुलना कर पाए, तो वो समझ पाए कि इन दोनों में क्या समानता है या क्या भिन्नता है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में हमें बच्चे की तार्किक सोच का विकास करना है और इन संबंधों की पहचान करानी है जिनसे वो इनमें अंतर कर पाए या समानता देख पाए। तो विद्यार्थियों से तुलना कराएंगे, प्रश्न पूछेंगे कि उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, या क्या वाष्पीकरण केवल धूप में होता है, क्या भाप केवल जब ही बनती है जब हम चीजों को बाहर रखते हैं, कपड़ों को धूप में सुखाते हैं या पानी को धूप में रखते हैं। तो अब वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पर हो सकता है। ये बच्चा देखेगा कि जब पानी को गर्म कर रहे थे, हीटर पर रखा तो भी भाप बन रही थी, और जब हमने धूप में रखा कपड़ों को या पानी को तो भी भाप बन रही थी। यानी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। बट क्या पानी उबल सकता है किसी भी तापमान पर? नहीं, पानी को उबलने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये दोनों अवधारणाएं कब आई? जब हमने तुलना करी, विश्लेषण किया, अंतर को समझाया, समानता को समझाया। तो ऐसा तीसरे स्टेप में हुआ। चौथे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? अब इन सब चीजों का जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, सामान्यीकरण। तो सामान्यीकरण में क्या करते हैं? हर्बर्ट ने बताया कि विद्यार्थियों को निष्कर्ष या तो विद्यार्थी खुद निकालें या हम उसे निष्कर्ष बताएं, जो एक नियम या सिद्धांत या परिभाषा हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक नियम, सिद्धांत या परिभाषा हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे? उदाहरण, वाष्पीकरण किस सतह से होता है? किसकी सतह से होता है? जल की सतह से या द्रव की सतह से होता है? तो जो पानी की भाप बनी वो कहां से बनी? ऊपर जो सतह पर जो जल मौजूद था या जो द्रव मौजूद था वो धीरे धीरे गैस बन करके हवा में चला जाता है, और जैसे जैसे तापमान उसको मिलता रहता है तो जितना जो जल की बूंदें सतह पर होती हैं वो गैस में परिवर्तित होती रहती हैं। यानी वाष्पीकरण कहाँ होता है? सतह से होता है। एक नियम बता दिया, फिर बता दिया तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हवा की गति और सतह का क्षेत्रफल भी इसको प्रभावित करते हैं। कपड़ों को जब हम फैलाकर सुखाते हैं तो जल्दी सूखते हैं, अगर हम फैला करके नहीं सुखाएंगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे। इस तरह के उदाहरण के द्वारा इन नियमों को समझाया जा सकता है। तो उदाहरण के द्वारा हमने नियमों का सामान्यीकरण कर दिया। तो यानी नियम क्या बताया कि गर्मी के प्रभाव से जल धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्षेत्रफल के बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो इन नियमों को हम सिखा सकते हैं। ये एक तरह से कॉन्सेप्ट जो हमने डेवलप किया या अवधारणा का निर्माण किया उसका सबसे मेन स्टेप है। बट एक स्टेप और बचता है, कौन सा? एप्लीकेशन वाला। अनुप्रयोग करेंगे, यानी विद्यार्थी जो अपनी सीखी हुई बात है उन अवधारणाओं को
किसी नई परिस्थिति में लागू करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों से पूछा जाए कि पसीने आने पर शरीर को ठंडक क्यों मिलती है, तो बच्चे इन प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। ऐसे ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नमक बनाने की प्रक्रिया में वाष्पीकरण का क्या उपयोग है, या गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं और सर्दियों में देर से क्यों सूखते हैं। तो छात्र अपने उत्तर देंगे और शिक्षक उनमें अगर कोई त्रुटि है तो सुधार कर सकते हैं। और इस तरह से जो बच्चे की अवधारणा है वो स्टेप बाय स्टेप इन 5 पदों में पूरी हो सकती है और एक स्पष्ट, सरल और स्थायी अवधारणा का निर्माण हो सकता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो पंचपदी का अवधारणा के निर्माण में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी अवधारणा को अगर एक और उदाहरण से हम देखें तो यहां पर मान लो हमें भिन्न सिखाने हैं, तो भिन्न सिखाने हैं तो हम क्या करें, पहले किसी रोटी को टुकड़ों में बांट लें, या आप कक्षा में बिस्किट का प्रयोग कर सकते हैं या पिज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसमें टुकड़ों में बांट करके बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू करें। पूछें, पूरा बिस्किट अगर दिखाया तो ये कितना है, तो बच्चा कहेगा 1 है। अगर मैंने इसको 2 भागों में कर दिया तो कितना हुआ, तो बच्चा कह सकता है कि आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। अब वो अपनी भाषा में आधा तो आपको बता देगा कि आधा हो गया, आपको उसको भिन्न में सिखाना है कि मैंने 1 के 2 टुकड़े कर दिए, तो अब ये आधा क्या लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा। या मैंने किसी रोटी के 4 हिस्से कर दिए, तो 1 के कितने हिस्से हो गए, 4, तो उसका 1 हिस्सा कितना हो गया, 1/4। इस तरह से हम उसकी विधि की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। बाद में फिर हम बता सकते हैं कि आधे और 1/4 में क्या अंतर है, कि 1/4 आधे का भी आधा है, 1/4 आधे का भी आधा है। इस तरह के अंतर और तुलना से इन चीजों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो भिन्न सिखाने के लिए किसी पूर्ण का भाग बताना, उसे कहना कि किसी पूर्ण का भाग क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये नियम बन गया, और नियम बन गया और उस पर फिर प्रश्न करा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी जो है अपनी अवधारणाओं को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई उदाहरण लिखने को आ जाए तो आप इस तरह का उदाहरण लिख सकते हैं। क्लियर है। अब शिक्षा में क्या महत्व है, तो शिक्षा में इसका महत्व यह है कि जो कुछ हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चे को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से सिखाएं, ताकि बच्चे के लिए सीखना आसान हो और चीजें स्पष्ट हो और स्थायी ज्ञान का निर्माण ठीक ढंग से हो सके। और साथ ही साथ बच्चा जो है जब तुलना और विश्लेषण करना सीखता है तो वो अपने ज्ञान का तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन कर सकता है, तो इसलिए ये जरूरी है। साथ ही उसके पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ संबंध बनता है। तो शिक्षा में पंचपदी का महत्व काफी है। बच्चे सक्रिय रहते हैं, जब आप उनसे प्रश्न पूछते हैं उनकी सहभागिता होती है। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं कि पंचपदी का लेसन प्लान बनाते समय प्रयोग किया जाए, और जब उस लेसन प्लान को आप क्लास में एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्रभावी शिक्षण में आता है। तो क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या थी। यहाँ पर शिक्षक ने कौन कौन से रोल निभाए। शिक्षक ने पूर्व ज्ञान का आकलन किया। सबसे पहले चेक किया कि बच्चे क्या जानते हैं। कैसे चेक किया, कुछ प्रश्न पूछ करके, और जब प्रश्न पूछे और बच्चों ने जवाब दिए तो इससे जो है कुछ चीजों की रुचि उत्पन्न हुई, बच्चों में टॉपिक के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। तो ये भी कार्य किसने किया, शिक्षक ने किया, प्रश्न पूछ करके रुचि उत्पन्न की। साथ ही कुछ उदाहरण दिए, कुछ स्पष्ट उदाहरण थे, कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनमें प्रयोग जुड़े हुए थे। जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में शिक्षक ने कहा कि कटोरी में जल भर करके बाहर धूप में रख दें और कुछ समय बाद देखें कि जो जल है वो कुछ कम हो गया है। तो इन उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करने से अवधारणाएं और स्पष्ट हुई। तुलना और विश्लेषण करने से भी जो है चीजें स्पष्ट हुई। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका थी तुलना करने में, विश्लेषण करने में, प्रश्न पूछने में। साथ ही साथ जो प्रयोग करने थे या प्रयोग आधारित प्रश्न दिए गए वो प्रश्न पहले से शिक्षक ने तैयार किए थे कि जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, तो कौन से प्रश्न बच्चे से पूछूंगा या ऐसे कौन से उदाहरण दूंगा जिन्हें बच्चे इस अवधारणा को अपने जीवन में जाकर के प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए भी शिक्षक ने पहले से योजना बनाई थी। तो काफी सारी चीजें शिक्षक को करनी पड़ती हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जब प्रश्न पूछ रहा था शिक्षक तो बच्चे जवाब दें, तो यह कब होगा, जब कक्षा का वातावरण भयमुक्त होगा, सकारात्मक होगा, लोकतांत्रिक होगा और एक समावेशी कक्षा का विकास पहले से किया गया होगा, तभी बच्चे उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर एक भयमुक्त वातावरण बनाने की भी है और एक समावेशी कक्षा के निर्माण की भी है। तो इन सब में शिक्षक की भूमिका है। अब इसमें सीमाएं क्या है, एक लेसन प्लान को स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो ये इसकी सीमा होगी। सभी विषयों के लिए स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान बनाना कभी कभी कठिन हो सकता है। दूसरा, इसकी क्या सीमा है कि कहीं कहीं अगर हमें कोई बड़े टॉपिक पढ़ाने हैं और हमारा ध्यान सिर्फ लेसन प्लान के स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने पर रहे, तो बड़े विषयों को समझाने में और ज्यादा समय लग सकता है और कई बार ये पर्सनली किसी एक टीचर के लिए करना कठिन हो सकता है। ऐसे विषय जिनमें जो है 7-8 कॉन्सेप्ट जुड़े हों और उन्हें अगर 7-8 कॉन्सेप्ट को अलग अलग 7-8 लेसन प्लान के साथ प्रेजेंट करना हो तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक जो प्लान
तैयार करके लाते हैं और उसको प्रेजेंट करते रहते हैं, और वो बच्चों के जो उत्तर हैं उन पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षण है वो आपका शिक्षक केंद्रित हो जाता है, क्योंकि जो पंचपदी है स्टेप है, उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में शिक्षक भूल जाता है कि छात्र कहाँ जो है गलत जवाब दे रहा है या कहाँ सही जवाब दे रहा है या कहाँ पर वो सीख नहीं पाया है। वो अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे रहा होता है, और इसलिए अत्यधिक शिक्षक केंद्रित कक्षा भी जो है बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो इन चीजों में सीमाएं हैं, तो हर चीज को जो है सही ढंग से प्रयोग किया जाए, उनकी सीमाओं को समझा जाए और उसी के साथ उसको प्रयोग किया जाए। तो निष्कर्ष हमारा यही है कि जो पंचपदी शिक्षण विधि है ये अवधारणा के निर्माण के लिए प्रभावी है और वैज्ञानिक तरीके से बच्चों को जो है सिखाया जा सकता है। तो इसको अगर आप जीवन में भी लागू करते हैं, अपनी कक्षा में लागू करते हैं, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उन्हें आसानी से जो है अपने विद्यार्थियों को सिखा पाएंगे। और एग्जाम में भी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अवधारणा निर्माण में पंचपदी क्या है या पंचपदी के स्टेप्स क्या हैं और इसका क्या उपयोग है या शिक्षक के लिए कैसे प्रभावी है, तो इन सबको आप अब लिख पाएंगे। तो ये क्लास आपको समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।